हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर सानुराज। आज हम लोग क्लास 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सॉलिड स्टेट का एक टॉपिक पैकिंग इफ़िशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पैकिंग इफ़िशियंसी का लिटरल मतलब ये होता है कि टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन अ क्यूब। एक दिए हुए क्यूब में या एक दिए हुए सिस्टम के अंदर उसके अंदर जो एटम रखा हुआ है या प्रेजेंट है या जो ऑक्युपाइड है वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, उसी का एक मेजरमेंट बताता है आपका पैकिंग इफ़िशियंसी। पैकिंग इफ़िशियंसी इज द क्वांटिटी डिनोटिंग टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम इन अ क्यूब। पैकिंग इफ़िशियंसी को परसेंटेज या फ्रैक्शन के तरीके से डिनोट किया जाता है। एक किसी भी दिए हुए सिस्टम के अंदर जो भी एटम प्रेजेंट रहेगा वो एटम कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किए हुए है इस टोटल वॉल्यूम का, उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है पैकिंग इफ़िशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन में हम लोग वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में एटम का कितना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम यूनिट सेल में डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। जिस प्रकार का यूनिट सेल लिए हैं, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला है, जैसा सिस्टम है उस सिस्टम का टोटल वॉल्यूम होगा और ऊपर में वॉल्यूम ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल का फ्रैक्शन लिया जाएगा। उसी को पैकिंग फ्रैक्शन के नाम से जाना जाएगा। पैकिंग इफ़िशियंसी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। जो एटम है उस एटम का टोटल वॉल्यूम जो कि एक लिया हुआ यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100 पैकिंग इफ़िशियंसी दिखाता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं पैकिंग इफ़िशियंसी मीन्स वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन अ क्यूब। उसका ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे ये वॉल्यूम ऑफ एटम इन प्रेजेंट इन द यूनिट सेल है, तो ये वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल निकालने के लिए हम लोग नंबर ऑफ एटम को मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम ऑफ वन एटम से। ये निकालने के लिए नंबर ऑफ एटम को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग टोटल वॉल्यूम ऑफ वन एटम से, जो कि मैं आगे अब दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर लिया गया है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक ये क्यूब है, ये क्यूब लिया हुआ रहेगा और इस क्यूब के आठों कॉर्नर पे एक एक क्यूब रखा हुआ रहेगा, जिसका कि कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। ये 8 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठों कॉर्नर पे एक एक क्यूब रखा रहेगा और ईच कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन, ईच कॉर्नर पे प्रेजेंट स्फेरिकल एटम का कंट्रीब्यूशन इस दिए हुए यूनिट सेल में 1/8 होता है और टोटल 8 नंबर प्रेजेंट रहते हैं। इसी कारण से ये 8 से 8 करके इसका z का वैल्यू 1 आ जाता है, मतलब इसका रैंक 1 आ जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 आ जाता है इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पे इसके इस टॉप व्यू का अगर आप बात कीजिएगा, सिर्फ ये वाला टॉप व्यू लिया गया है, तो इसमें ये 1 2 3 4 एटम जो कि एक स्क्वायर के शेप में है, तो यहाँ पे वही टॉप व्यू लिया गया है। ये टॉप व्यू है उस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, जिसके कॉर्नर पे ये दो एटम रखे हुए हैं, जिसका ये r + r, ये 2r इसके एक साइड के बराबर है। अगर मैं आपको यहाँ पे इस चीज़ को डिनोट करने का प्रयास करूँ तो आप देखिए, ये इसका फेस है, इस कॉर्नर पे एक एटम रखा हुआ है स्फेयर के रूप में और इस कॉर्नर पे एक एटम रखा हुआ है स्फेयर के रूप में, और ये पूरा वैल्यू इसका a है और इसका r रेडियस इसका और r रेडियस इसका, तो यही a = 2r हो गया है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। अगर आप समझे तो इसका और इसका रेडियस r और ये r और ये कंप्लीट, तो ये वाला साइड a है। उसी तरह से आप नीचे का फेस अगर समझना कोशिश करें तो एक ये एटम एक ये एटम दोनों टच्ड है, तो ये एक रेडियस r, ये एक रेडियस r और ये पूरा a का मतलब एक साइड इस स्फेयर का, तो ये 2r = a हो जाएगा।
वही चीज़ यहाँ पे भी दिखाया हुआ है कि R2R इस A के इक्वल होगा इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसका कि पैकिंग इफिशियंसी हम लोग अब निकालने जा रहे हैं, उसका डायग्राम था। तो 2A इक्वल्स टू R, तो R इक्वल्स टू A/2, ये आप समझ गए होइएगा। वॉल्यूम अगर किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल का लिया जाता है तो A³ फॉर्मूला होता है, ये आप जानते होंगे, और A बराबर 2R हो गया यहाँ से, तो 2R का होल क्यूब हो जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 8R³, ये वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल का। उसके बाद अब देखिए, एक स्फेयर या एक एटम का वॉल्यूम का बात कीजिए तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³, तो एक स्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा एक एटम का 4/3πr³, जहाँ पे कि R उस लिए हुए एटम जो कि एक यूनिट सेल में प्रेजेंट है उसका रेडियस होगा। और एटम प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल का बात कीजिएगा तो यही मैंने आपको बताया कि 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है हर एक कॉर्नर पे। जैसे यहाँ पे अगर आप समझें तो ये जो क्यूब है, इस क्यूब का सिंपल यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन टू दिस यूनिट सेल 1/8 है, 1/8 है, और ऐसा ऐसा 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो यही टोटल जेड का वैल्यू 1 या टोटल रैंक 1, या फिर आप कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सिस्टम या सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में 1 हो जाता है। वही इसका जेड का वैल्यू यहाँ पे निकाल के दिखाया हुआ है 1/8 × 8। उसके बाद अब पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सेल, जो एक लिए हुए सेल में जो एटम प्रेजेंट है तो उनका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πr³, ये डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल आप यहाँ पे निकाले हैं 8R³, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल डिवाइड हो जाएगा 8R³। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो अब इसका वैल्यू निकल करके आएगा 0.524, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो 52.4% इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकल करके आएगा। 52% या 52.4% किसका? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का या सिंपल क्यूबिक यूनिट स्ट्रक्चर का। तो ये सबसे पहला था जिसका कि आपको आंसर निकल करके आया। तो टोटल ऑक्यूपाइड स्पेस हो गया 52.4, और टोटल अनऑक्यूपाइड स्पेस 100 में से इसको घटा दीजिएगा तो 47.6 स्पेस एम्प्टी या अनऑक्यूपाइड स्पेस इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल निकल करके आएगा। नेक्स्ट है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर या फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, आप जो समझिए। देखिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम का पिक्चर या डायग्राम कुछ इस तरह से होता है कि 8 कॉर्नर पे एक एक क्यूब प्रेजेंट रहेगा, जिसका कि ईच क्यूब का कंट्रीब्यूशन टू दी एटम 1/8 होगा, और ये 8 प्रेजेंट रहेगा। और बॉडी सेंटर्ड है, इसीलिए इस पूरे यूनिट सेल के बॉडी पे एक एटम प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे, जिसको कि आप इससे डिनोट करते हैं। और ये 100% इसके अंदर रहता है, इसीलिए इसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है। तो अब इसमें कितना हो गया? 1/8 × 8, 8 से 8 कट गया, तो 1 इस 8 का मिला करके 1 जेड का वैल्यू, और प्लस में एक ये सेंटर पे प्रेजेंट है तो 1 + 1 यानी कि इसका जेड का वैल्यू 2, या फिर आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल का वैल्यू 2 निकल करके आ जाएगा। किस में? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में। अब देखिए, एज लेंथ ऑफ द क्यूब ए माना गया है, मतलब ये ईच साइड को ए माना गया है, ये साइड का लंबाई ए है, हर एक साइड, ये साइड का लंबाई ए है, वही लिखा हुआ है। उसके बाद जो रेडियस है स्फेयर के, स्फेयर का मतलब जो एटॉमिक स्फेयर हैं, एटम जो स्फेयर के रूप में है उनका रेडियस आर है। अब स्फेयर जो है सेंटर का वो टच कर रहा है डायगोनल का, तो एडी का वैल्यू 4R होगा। मैं ये आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, ये है एडी, इस एडी का वैल्यू 4R कैसे होगा? एक स्फेयर यहाँ पे प्रेजेंट है ऐसे, ये दूसरा स्फेयर ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का 100% प्रेजेंट है यहाँ पे, और तीसरा ये डी कॉर्नर वाला स्फेयर जो कि प्रेजेंट है यहाँ पे। तो देखिए, ये स्फेयर इस तरह से है जिसका इसका केवल R होगा इसके अंदर में। ये स्फेयर का एटम भी कुछ इस तरह से है, इसका R होगा केवल
इस AD फेस पे, और ये वाला जो एटम है ये तो पूरा अंदर में ही है, तो इसका 2R होगा। तो इसका R, देखिए इसका R, क्योंकि ये कंप्लीट इसका डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, तो ये R, ये बड़ा यूनिट सेल का अंदर में ये R 2R, और ये तो कंप्लीट इसके अंदर में ही है, तो 2R इसका, तो 2R, ये 3R और ये 4R। मतलब ये कंप्लीट इस पे जो एटम का आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो ये 4R के इक्वल होगा AD। आप समझ गए होइएगा। ये R, यहाँ पे एक एटम है ऐसे, तो ये R 2R, और ये जो बॉडी पे आपको रिप्रेजेंट किया गया है ये पूरा अंदर में है, तो इसका 2R, ये 3 और एक 4, 4R बराबर होगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि AD इज इक्वल्स टू 4R। अब देखिए यहाँ पे AC को पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा ये AC को, तो ये AC का कैलकुलेशन क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो वही चीज़ को यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, और ईच साइड A है इस क्यूब का, ये भी A, ये भी A, तो ईच साइड A है, इसी कारण से यहाँ पे A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AC का वैल्यू √2A स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट, ये AD है, इस AD का वैल्यू आपको निकल करके आया है 4R, और इस AD का वैल्यू अगर आप देखिएगा तो आप देखिए ट्रायंगल ACD में, इस ट्रायंगल में ज़रा देखिए, ये जो मैं ट्रायंगल बनाया हूँ इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए तो क्या आप देख रहे हैं, इसका वैल्यू आप लोगों ने अभी तुरंत ऊपर में क्या कैलकुलेट किया है, देखिए √2A स्क्वायर, इसी AC का वैल्यू ना है √2A स्क्वायर, ये इसी AC का वैल्यू कैलकुलेट किया है आपने। ये A है, ये A है, तो AD का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो अगेन AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इस ट्रायंगल में यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा, ये हाइपोटेनस रहेगा, तो क्या निकलेगा, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर का रूट अंडर बराबर ये पाइथागोरस थ्योरम से। तो उसी ढंग से कैलकुलेट करके इस AD का वैल्यू A√3 कैलकुलेट किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी AD का वैल्यू 4R भी है, तो 4R इक्वल्स टू A√3 हो गया। अब यहाँ से A का वैल्यू निकाल लीजिएगा 4R/√3, A का वैल्यू 4R/√3। अब इसका ज़रूरत क्या पड़ेगा, तो इसका ज़रूरत पड़ेगा आपको वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल निकालने में। ये जो A क्यूब निकालिएगा, इस A क्यूब का मतलब होगा यही 4R/√3 का होल क्यूब। तो देखिए आपको निकल कर के आएगा 64R³/3√3। इसी को आपको आपके फ्रैक्शन वाले फॉर्मूला में नीचे रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। ईच कॉर्नर पे प्रेजेंट एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8, और ऐसे ऐसे 8 एटम रहते हैं, तो एक ये हो गया। और बॉडी सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट है तो एक, तो 1 + 1 2 हो जाएगा इसका वैल्यू। जेड का वैल्यू या फिर नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल, तो यही कैलकुलेशन 2 लिखा हुआ है। अब 2 का मतलब होता है कि 2 एटम इस पूरे यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एक एटम का वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 πr³, तो 2 है इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द 2 स्फीयर जो कि एक यूनिट सेल के अंदर जगह ऑक्यूपाई कर रहा है आ गया 8/3 πr³, और इस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम निकल करके आया है ये। तो अब इसमें इससे डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देख लीजिए। तो इस डिवाइड किए दोनों को तो आ गया 0.68। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू निकल करके आएगा 68% वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। तो इसका मतलब हो गया 68% स्पेस ऑक्यूपाइड है, फिल्ड है, और रिमेनिंग 32% स्पेस है वो वैकेंट है, एम्प्टी है। वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए जा रहा है क्योंकि मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, पैकिंग इफिशियंसी HCP, CCP या FCC का सेम आता है। मैं एक फेस सेंटर्ड क्यूब का बता देता हूं और HCP का मैं आपको डायग्राम उसका सॉल्व किया हुआ लगा दूंगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए अब ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है।
फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि ईच कॉर्नर पे तो एक एक एटम रहेगा ही, इसके साथ ही इसके जितने फेस हैं उसके फेस पे भी एक एक एटम प्रेजेंट रहेंगे। जैसे इस फेस का ये, नीचे वाले फेस का ये, इस वाले फेस का ये, ऊपर वाले फेस का ये, और इसके बीच में जो दो डॉट देख रहे हैं ये आगे वाले फेस का ये है, और इस आगे वाले फेस का मिरर इमेज पीछे वाला जो क्यूब का फेस है उसका ये एटम है। इसका मतलब ये है कि ईच कॉर्नर पे एक एक एटम प्रेजेंट है, इसके अलावा जितना फेस है उस हर फेस के सेंटर पे एक एक एटम और प्रेजेंट रहेगा, तब ये एफसीसी या फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा। तो उसका आप चलिए कैलकुलेशन देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए ये जो AC है, ये AC का वैल्यू तो बड़ा आसानी से आप तुरंत देखें कि ये AC है, तो ये AC का वैल्यू तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिएगा, ये a स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर का रूट अंडर, जैसा कि स्क्वायर में होता है तो यहाँ पे √2a निकल जाएगा। अब 4r इज इक्वल्स टू a√2। अब ये AC का वैल्यू 4r के बराबर होगा। कैसे होगा ये देखिए, एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है, तो इस एटम का एक रेडियस, इस एटम का एक रेडियस 2r, और इसके फेस के सेंटर पे जो एक क्यूब रखा गया है इसका कंप्लीट, इसी का डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। एक ये तो इसका ये रेडियस, एक ये तो इसका एक रेडियस, ये फेस के सेंटर पे ये जो टॉप वाला फेस है, ये वाला फेस, इसके सेंटर पे एक एटम रखा हुआ है, तो इस एटम का ये r प्लस r, तो ये 4r हो जाएगा ना। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4r इज इक्वल्स टू a√2। तो a का वैल्यू आ गया 4r/√2, जिसको 2r√2 भी कह सकते हैं। तो यहाँ से जब आप a क्यूब कीजिएगा तो 16r³ का वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगा। अब z का वैल्यू निकालना है, ऐसे आप याद भी कर सकते हैं या फिर आप निकाल करके देख लीजिए। z का वैल्यू, इसके 8 कॉर्नर पे एक एक एटम प्रेजेंट है, इसके 8 कॉर्नर पे ये एक एक एटम प्रेजेंट है, तो 1/8 होता है जब कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट रहता है, और टोटल 8 एटम है, तो 1/8 इंटू 8 इक्वल्स टू 1, एक इसका आ गया। इसके अलावा आपको इसके हर एक फेस के सेंटर पे एक एक एटम प्रेजेंट है, तो फेस के सेंटर का 6 फेस होता है, और फेस के सेंटर पे एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। ये फेस है, इसका मतलब है कि इस फेस के आधा ऊपर में होगा स्फीयर और आधा इनटू द प्लेन नीचे में होगा, तो फेस के सेंटर पे एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, और टोटल 6 फेस पे प्रेजेंट रहेगा। तो 6 फेस पे प्रेजेंट रहेगा तो उसका 1/2/6 हो जाएगा, तो 2 से 6 3 टाइम्स कट जाएगा, तो 3 इसका कंट्रीब्यूशन, और 1/8 इंटू 8 एक जो लिखे थे उसका कंट्रीब्यूशन, था 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। उसी चीज़ का कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। ये 8 का मतलब हो गया कि 8 कॉर्नर है और ईच कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। 6 फेस और ईच फेस का कंट्रीब्यूशन एटम का 1/2, इसका कैलकुलेशन 4 आया, जो कि इसका z का वैल्यू होता है। इसका मतलब है कि एक एटम जो कि स्फेरिकल है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ऐसा 4 एटम इसके अंदर प्रेजेंट है, किसमें, FCC दिए हुए स्ट्रक्चर में। तो इसका कैलकुलेशन आ गया 16 πr³/3। अब इसी में डिवाइड करेंगे किससे, टोटल वॉल्यूम, जो कि आप वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाले हैं 16r³/2 से, और ये इक्वेशन 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा निकल करके आएगा। इसी का दोनों का जब रेशियो लिया गया था आ गया 0.74, इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 74%। इसका मतलब है कि 74% स्पेस ऑक्युपाई किया गया है और 26% स्पेस आपका रिमेनिंग जो है वो एम्प्टी है। तो पैकिंग डेंसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर कहिए तो सबसे ज़्यादा FCC में, उसके बाद BCC और सबसे कम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में प्रेजेंट रहता है। आप अगर याद करना चाहें तो इसका डाटा आप याद भी कर सकते हैं। परसेंटेज ऑक्युपाइड वॉल्यूम HCP और में 74% रहेगा, FCC या HCP के पास ही मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्युपाई रहता है। पैकिंग फ्रैक्शन हम लोगों को ये बताता है कि कितना क्लोजली एटम पैक किया हुआ है एक आपके दिए हुए यूनिट सेल में। इसके अलावा आपके सिलेबस में इतना ही है, बुक्स में इतना ही मिलेगा। HCP का प्रूफ मैंने लगा दिया है, मैं इसको
ऊपर नीचे कर देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले करके और इसको सॉल्व करके देखिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगा। इसका भी 74% ही निकल करके आता है, लेकिन इसका कैलकुलेशन सेम है। आप देख लीजिए, ये मैंने HCP का स्ट्रक्चर बना रखा है, जहाँ पर कि एज ऑफ द हेक्सागन को A से और रेडियस ऑफ द एटम को R से मैंने रिप्रेजेंट किया है। उसका यही डायग्राम है। ये H है, H का वैल्यू होता है 2 इंटू साइड इंटू √2/3, तो ये 4r/3 निकल करके आया है। तो इसी का मैंने ये कैलकुलेशन किया है, जिसको कि आप लोग देख सकते हैं। और इसका भी टोटल वॉल्यूम निकल करके 74.76 अप्रोक्स 74% ही आया है। तो परसेंटेज ऑक्यूपाइड वॉल्यूम HCP में भी 74% और अनऑक्यूपाइड 26% रहता है। तो CCP, FCC और HCP के पास सबसे मैक्सिमम पैकिंग इफिशियंसी होती है, मतलब एटम सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई इनमें किए रहते हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा उसका अनऑक्यूपाइड स्पेस सबसे कम रहेगा। तो दोनों तरीका है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई करने का। अगर आप लोग को किसी भी अन्य टॉपिक में कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं उस पर वीडियो लाऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइम निकाल करके आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरे एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पे मैंने एक ये वीडियो बनाया था, तो उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दें। हम लोग जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, बाय।